हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज अपने रीडिंग नंबर 24 इक्विटी वैल्यूएशन एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दिया है, जिसमें हम लोगों ने LOS A से लेके LOS E तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपने LOS F, G और H को कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोग कुछ आइटम सेट्स भी सॉल्व करेंगे जो इसके एंड में दिए हुए हैं। वो आइटम सेट्स बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से समझने में और जो आपने एक्चुअली थियोरेटिकली समझा है उसको अप्लाई करने में बहुत काम आ सकते हैं। तो हम लोग वो तीनों आइटम सेट्स जो इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोग का अंडरस्टैंडिंग जो है वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी आइटम सेट करते हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन सारे वीडियोज़ को, इन चारों वीडियोज़ को ठीक से देखते हैं, अपने नोट्स बनाकर पढ़ते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो यू विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ अर्लियर वीडियोस में मैंने LOS A से लेके E तक कंप्लीट तो कर ही दिया है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले वो तीनों वीडियोस जो मैंने डाले हैं उसको सबसे पहले देख लीजिए इस चैप्टर के ऊपर और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। देखना है तो आप पूरा का पूरा वीडियोस अच्छी से देख लीजिएगा, तीनों वीडियोस पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। ओके, सो उन सारे वीडियोस में मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन कर दिया है ये सारे के सारे LOSs को, तो मैं उनको फिर से एक बार रिपीट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आज का वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि अपने 3 आइटम सेट सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को और लंबा नहीं करना है, जिससे कि हम लोग एकदम अच्छी से कंप्लीट कर पाए और हम लोग का मेन फोकस एरिया पे ध्यान रहे। तो इसी के लिए मैं कुछ रिवाइज इसमें से नहीं करवा रहा हूँ। आप LOS A से लेके E तक वो तीनों वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने एकदम सॉलिडली विद एग्जांपल्स उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग LOS F, LOS G और LOS H को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं LOS F के साथ। ठीक है, LOS F को देखिए, कॉन्ट्रास्ट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स एंड डिस्क्राइब्ड एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मॉडल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स के बारे में बोलिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो LOS F करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी हम लोग LOS F के बारे में बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी सेपरेटली उनके ऊपर चैप्टर्स बनाया हुआ है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल्स के ऊपर चैप्टर बनाया हुआ है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस में जैसे हम लोग अगर बात करते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ऊपर, फ्री कैश फ्लो मॉडल के ऊपर, रेसिडुअल इनकम मॉडल के ऊपर, तो इन मॉडल्स के ऊपर कोर में सेपरेट चैप्टर्स दिए हुए गाइस। तो आपको यहाँ पर इतना डीपली जाने का जरूरत नहीं है इस LOS के अंदर, आपको बस एक ऊपरी नॉलेज लेने का जरूरत है। और जब मैं उन सारे चैप्टर्स को इन डिटेल कवर करूंगा, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर काम कैसे होता है। ठीक है, इन वैल्यूएशन मॉडल्स में काम कैसे होता है, कैसे वैल्यू करते हैं एक स्टॉक को यूजिंग ऑल द मॉडल्स, बिकॉज एवरी मॉडल हैज अ सेपरेट चैप्टर। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट कि इस LOS F में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर लिए, मेरे को FCF समझ में नहीं आया, मेरे को रेसिडुअल इनकम समझ में नहीं आया, मेरे को रिलेटिव वैल्यूएशन समझ में नहीं आया। सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि हर के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग LOS F से सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझने से कि एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट, तो वर्ड को पकड़ो। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि आप एक एसेट के इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। आप किसी और से कंपेयर करके उसका वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर एसेट को देखकर उसका वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसके अंदर 2 टाइप का मॉडल आता है। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप का मॉडल आता है। मैंने यहाँ पर जो नोट्स बनाया है उसमें देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एसेट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूएशन क्या क्या है? एक तो है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, और दूसरा है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले DCF के बारे में बात करते हैं। तो DCF का मतलब क्या होता है? एक एसेट से आपको जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाला है उसको अगर आप एक रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करते हैं तो आज उस एसेट का वैल्यू आता है। और ये तो किसी भी एसेट के लिए ट्रू है। द वैल्यू ऑफ एन एसेट टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज विच इज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ रिटर्न। ओके, सो दिस इज द DCF टेक्निक। DCF टेक्निक के अंदर कौन कौन से मॉडल आते हैं एक बार देखते हैं। एक तो आता है DDM। DDM का मतलब क्या होता है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कि अगर अपने एक स्टॉक बाई करते हैं तो फ्यूचर में हमको उससे क्या मिल सकता है? डिविडेंड मिल सकता है। तो वो डिविडेंड्स को अगर आज के दिन हम लोग डिस्काउंट करके ले आए तो उससे हम लोग स्टॉक का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स दैट आर गोइंग टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, ये होता है DDM। तो DDM के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है गाइस, तो आपको इतना फिक्र करने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर बस DDM के बारे में ये पढ़ लेते हैं कि DDM हम लोग कब यूज करते हैं।
सो बेसिकली डीडीएम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब एक कंपनी जिसको अपने एनालाइज कर रहे हैं उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का। अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हाँ उसने रेगुलरली डिविडेंड दिया है, ठीक है, उसने रेगुलरली किसी पैटर्न में डिविडेंड दिया है, तो अपने डिविडेंड मॉडल यूज़ कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं डिविडेंड का, तो अपने कैसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें से हम लोग को तो डिविडेंड्स चाहिए ना पुल करने के लिए, डिविडेंड्स तो है ही नहीं, तो अपने यूज़ कैसे करेंगे। ओके, सो उसमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल काम आता है व्हेन द फर्म हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड्स। ओके, नाउ दूसरा है कि जब अपने फर्म को माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से वैल्यू कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो, अगर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, ठीक है, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है स्टॉक्स में, या फिर स्टॉक बाई करता है बस होल्ड करके रखने के लिए, कुछ ही शेयर्स बाई करता है, बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी इन्वेस्टर है, तो उसको तो क्या मिल सकता है, उसको तो सिर्फ डिविडेंड ही मिल सकता है ना। ही कैन ओनली हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन डिविडेंड, सो ही कैन ओनली पुल दोज डिविडेंड्स at his required rate of return and find the value of the stock which is going to be in the future, ठीक है, find the intrinsic value of the stock। तो अपने उसको माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से करते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि डिविडेंड्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ अर्निंग पावर। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है, ठीक है, कि CFA करिकुलम में एक और चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंस के एरिया में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड एंड शेयर रीपर्चेजेस। वो जो चैप्टर है और ये जो चैप्टर है, इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है। डिविडेंड्स एंड शेयर रीपर्चेजेस में ये बोला गया है कि अगर आपका अर्निंग्स हाई हुआ तो आपका डिविडेंड लो होना चाहिए, ठीक है। सो डिविडेंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ अर्निंग पावर, वैसा उस चैप्टर में बोला गया है। और यहाँ पर ऐसा बोला गया कि डिविडेंड शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ अर्निंग पावर, मीन्स इफ योर अर्निंग्स आर हाई यू शुड पे अ हाई डिविडेंड, व्हेन योर अर्निंग्स आर लो यू शुड पे अ लो डिविडेंड। तो ये तीनों केसेस में अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार नहीं बता रहा हूँ कि कैसे इस पर वैल्यूएशन होता है कैसे नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो जब मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा तब मैं इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। ओके, नाउ फिर आते हैं अपने FCF मॉडल, दैट इज द फ्री कैश फ्लो मॉडल। तो फ्री कैश फ्लो को आप एक बार ऐसे समझिए कि कैश फ्लो विच इज फ्री। तो आप सबसे पहले तो कैश फ्लो को उठाइए। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जो कंपनी कैश इनफ्लो हुआ है, कंपनी के पास नेट कैश इनफ्लो जो हुआ है उसको अपने कैश फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो होता है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि अगर आप सारे इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, दैट मीन्स इफ यू हैव डन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट को करने के बाद आपका कितना कैश फ्लो बचता है, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करने के बाद व्हाट इज द रिमेनिंग कैश फ्लो दैट इज फ्री विद द फर्म, विद विच द फर्म कैन डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो, ठीक है। लेमैन टर्म्स में मैंने एक बार बताया है। तो वो जो फ्री कैश फ्लो है उससे डिविडेंड्स दिया जा सकता है, उससे आप डेट का रिपेमेंट कर सकते हैं, उससे आप शेयर का रीपर्चेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि FCF मॉडल अपने कैसे FCF मॉडल से वैल्यूएशन करते हैं। तो बेसिकली जैसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में डिविडेंड्स को टानना था, वैसे ही फ्री कैश फ्लो मॉडल में फ्री कैश फ्लोस को टानना है। आप लोग को फ्री कैश फ्लोस को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि 5 साल तक सपोज फ्री कैश फ्लोस कितना होगा, उसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से टान दो, ठीक है। तो वैसे ही हो गया फ्री कैश फ्लो मॉडल। तो आप एक चीज के माइंडसेट को समझे और एक चीज के एट दी आउटसेट अब लोग को क्या करना पड़ रहा है, हम लोग को कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज आवर मेन मोटिव। नाउ FCF को अपने कब यूज करते हैं, सबसे पहले तो व्हेन देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। तो अगर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पैटर्निस्टिक डिविडेंड नहीं है तब अपने FCF मॉडल यूज करते हैं। फिर व्हेन DDM कांट बी यूज्ड, तो ये तो एक ऑब्वियस सा चीज हो गया कि जब DDM यूज नहीं कर सकते तो FCF यूज कर लेंगे, ठीक है। और या फिर अपने जब एक फर्म को कंट्रोल पर्सपेक्टिव से वैल्यू कर रहे हैं, कंट्रोल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ कि अगर ये कंपनी एक एक्विजिशन टारगेट है, तो अगर ये कंपनी एक एक्विजिशन टारगेट है तब अपने फ्री कैश फ्लो मॉडल को ज्यादातर यूज किया करते हैं, ठीक है ना। लेकिन DDM में अपने माइनॉरिटी पर्सपेक्टिव से वैल्यू कर रहे थे। तो ये हो गया फ्री कैश फ्लो मॉडल। अब फ्री कैश फ्लो के अंदर भी दो टाइप का मॉडल आता है, एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म और एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। तो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म का मतलब होता है कि व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो फॉर द होल फर्म, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। और फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी ओनली। सो आफ्टर वी हैव रीपेड द डेट, देन व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो दैट इज रिमेनिंग फॉर इक्विटी, ठीक है। तो ये वाला इज अ बेटर मेजर देन दिस वन, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी और डूइंग द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। नाउ द सेकंड इज RI, दैट इज द रेसिडुअल इनकम मॉडल। रेसिडुअल इनकम मॉडल के ऊपर भी एक चैप्टर है, लेकिन मैं एक बार आपको रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला बताता हूं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला होता है बेसिकली लेमैन टर्म्स में रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी T-1, ओके। ROE माइनस RE into BT-1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिडुअल इनकम। तो बेसिकली रेसिडुअल इनकम होता क्या है
रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है व्हाट इज द एक्स्ट्रा इनकम दैट यू हैव अर्नड, ठीक है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा इनकम दैट यू हैव अर्नड इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड a return of 10%, you earned a return of 20%, so you earned 10% extra for the equity holders on the book value. So basically if you are doing for 2019 to 20, so the book value standing at the beginning of 2019, that will be applied on 10%, then you will get the residual income. Okay, so now in these two, in this one we had to pull the dividend. इस पे अपने को फ्री कैश फ्लो को पुल करना था, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रेसिडुअल इनकम को फोरकास्ट करना पड़ेगा और फिर रेसिडुअल इनकम को एक डिस्काउंट रेट से पुल करना पड़ेगा. सो बेसिकली वी आर पुलिंग द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा. अब रेसिडुअल इनकम अपने कब यूज करते हैं, जब अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और फ्री कैश फ्लो दोनों ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो अपने रेसिडुअल इनकम यूज करते हैं. और दूसरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन द फर्म्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इज वेरी हाई. क्योंकि जो हम लोग रेसिडुअल इनकम मॉडल का जो इनपुट्स होता है ना, उसको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही निकालते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग क्वालिटी एक फर्म का हाई होगा तभी अपने रेसिडुअल इनकम मॉडल को यूज कर सकते हैं. और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज फ्रंट लोडेड. फ्रंट लोडेड और बैक लोडेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लेवल 1 में भी पढ़ा होगा कि जब अपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करते थे तो अपने क्या करते थे कि सपोज 5 ईयर्स के लिए मैंने हाई ग्रोथ पीरियड माना कि सपोज 40% पर ईयर से ग्रो करेगा और 5 ईयर्स के बाद सपोज 6% स्टेबल ग्रोथ होगा. तो सबसे पहले अपने क्या करते थे, वो 5 ईयर्स का सबसे पहले फोरकास्ट करते थे और 5th ईयर में अपने टर्मिनल वैल्यू निकालते थे, जिसका अपने फिर प्रेजेंट वैल्यू करके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे, ठीक है ना, यही अपने किया करते थे. तो यहाँ पर जो टर्मिनल वैल्यू था दैट वाज द डोमिनेटिंग कंपोनेंट, लेकिन रेसिडुअल इनकम में टर्मिनल वैल्यू इज नॉट द डोमिनेटिंग कंपोनेंट. That is what I want to say. It is front loaded, whereas the DDM and the FCF models are back loaded. ठीक है? Okay. So this is what I wanted to explain by DCF models. Now let's come to asset based valuation. तो asset based valuation का मतलब क्या होता है, आपने लेवल 1 में भी पढ़ा होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स को अगर अपने मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज से माइनस करते हैं तो आपका नेट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आता है, डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा. तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन को ऐसे किया जाता है कि अपने एसेट्स को लिया जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को लिया जाता है, माइनस करके नेट एसेट्स निकाला जाता है और फिर उससे आप नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका एसेट बेस्ड वैल्यूएशन आ जाएगा. ये बेसिकली उन कंपनीज में यूज होता है जो एसेट हैवी कंपनीज होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज, जैसे ऑयल रिफाइनरीज होते हैं, ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गया, कोल ब्लॉक्स हो गया. तो एसेट हैवी जो होते हैं ना, जिनमें बहुत मशीनरीज लगता है, बहुत एसेट्स का उन लोग का बहुत एसेट हैवी, मशीनरी हैवी, बिल्डिंग हैवी होता है, ठीक है, उन फर्म्स में ज्यादा यूज किया जाता है, सर्विस फर्म्स में ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है. ओके, सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मॉडल्स. अब अपने आते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन में, ठीक है, अब अपने आते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर. तो देखिए रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब होता है कि मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं एक एसेट का रिलेटिव टू अनदर एसेट. तो अनदर एसेट इज कमांडिंग व्हाट वैल्यू इन द मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट I am finding the value of this particular asset. Suppose there are two companies in the same sector, suppose cement sector, A and B. तो B का suppose price to earnings ratio, price to earnings ratio तो आप सभी जानते होंगे कि price is how many times earnings. So basically it reflects कि भाई price कितना times earnings है, market उसको कितना इज्जत दे रहा है उसके earnings के basis के ऊपर. तो suppose company B का price to earnings ratio is 15 times, तो अपने हमेशा उसको टाइम्स में डिनोट करते हैं. So I think if company B is similar to company A, if company A is similar to company B, if both of them are comparables and the market is giving a price that is 15 times the earnings of company B, then the market should also give a price of 15 times that is equal to earnings of company A. तो कंपनी बी की तरह कंपनी ए को भी वैसा वैल्यू मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन, जब अपने कोई कंपेरेबल एसेट से एक दूसरे एसेट को कंपेयर करके उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ कुछ प्राइस मल्टीपल्स अपने यूज करते हैं, जैसे पीई रेशियो हो गया, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ठीक है. तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में एक वैल्यू ड्राइवर होता है. व्हाट इज द वैल्यू ड्राइवर ओवर हियर, इट इज अर्निंग्स, ठीक है. तो जैसे प्राइस टू सेल्स रेशियो, तो उसमें वैल्यू ड्राइवर क्या हुआ, सेल्स. प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उसमें वैल्यू ड्राइवर क्या हुआ, बुक वैल्यू. प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, उसमें वैल्यू ड्राइवर क्या हुआ, कैश फ्लो, ठीक है ना. तो ये हो गया आपका वैल्यू ड्राइवर्स, अर्निंग्स, सेल्स, बुक वैल्यू, कैश फ्लो. और एक और रेशियो अपने यूज करते हैं ईवी टू एबिडा रेशियो, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो, ठीक है. तो एबिडा उसमें वैल्यू ड्राइवर हो गया. तो एंटरप्राइज टू एबिडा रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस माइनस द कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. तो बेसिकली हम लोग इस रेशियो को तब यूज करते हैं
व्हेन वी आर कंपेयरिंग फर्म्स विद डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अपने इस रेशियो को तब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो जैसे ये ACC सीमेंट है, ठीक है, ACC है, यहाँ पर ये है सीमेंट का सेक्टर और ये है ब्रॉडर मार्केट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंसेक्स, ठीक है। तो अब देखिए ACC का सपोज पी रेशियो 15 टाइम्स है और अदर सीमेंट कंपनीज का पी रेशियो 14 टाइम्स है। तो बेसिकली अपने ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव टू द सीमेंट सेक्टर ACC इज ओवर वैल्यूड because it has a higher P ratio, and relative to the Sensex the ACC is undervalued because it has a lower P ratio। तो ऐसे अपने ट्रेड भी कर सकते हैं, अपने लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अपने वी कैन डू पेयर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज, एंड दिस ऑल्सो हैज अ चैप्टर, वी ऑल्सो हैव अ चैप्टर ऑन रिलेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। सो वी नीड नॉट वरी ओवर हियर कि हम लोगों को कुछ समझ में आया है कि नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप सबके पास ही होता है, ठीक है, और उसको और रिफाइन कर दिया जाएगा व्हेन वी स्टडी दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, नाउ okay, now let's go to LOSG। so basically I hope that you understood LOSF, ठीक है। LOSF में कुछ भी नहीं था और मैं फिर से आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि LOSF के ऊपर जितने भी मॉडल्स के बारे में अपने डिस्कस किए हैं उसमें एक सेपरेटली उनके ऊपर चैप्टर रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़िए और जब वो चैप्टर्स आएगा तब मैं उन सबको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, LOSG इज सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन एंड कंग्लोमरेट डिस्काउंट्स, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन एंड कंग्लोमरेट डिस्काउंट्स। तो बेसिकली क्या होता है ये? तो बेसिकली एक आप कंग्लोमरेट को सोचिए, सपोज ITC, ठीक है। ITC के बहुत सारे डिविजन्स है, बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट्स है, नेमली सिगरेट का सेगमेंट हो गया, पेपर का सेगमेंट हो गया, होटल का सेगमेंट हो गया, और भी कोई सेगमेंट अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। मेरे को ये 3 याद आ रहे हैं अभी के अभी। तो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आप ITC के अलग अलग सेगमेंट्स को, ठीक है, नेमली टोबैको, पेपर और होटल सेगमेंट को अगर इंडिपेंडेंट एंटिटी मानकर अगर आप उसका वैल्यूएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, तब उसको अपने बोलते हैं सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। तो आपने क्या किया, सिगरेट डिपार्टमेंट का अलग से वैल्यूएशन किया क्योंकि उसका रिस्क अलग है, उसका रिटर्न्स अलग है। आपने होटल का अलग से वैल्यूएशन किया क्योंकि होटल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से वो अलग है। आपने पेपर का अलग से वैल्यूएशन किया क्योंकि उसका जो रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, ठीक है। तो आपने सब सेगमेंट्स का अलग अलग से वैल्यूएशन किया और फिर आपने एक वैल्यू पर आया दैट ITC शुड कमांड, ठीक है। तो ITC इज द सम ऑफ पार्ट्स ऑफ दीज ऑल सेगमेंट्स, राइट, ठीक है। तो अब सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन तो अपने समझ गए। A conglomerate has different business segments which are distinct in terms of operations. A valuation that sums up the different business values as if each of the businesses were independent going concern are known as the sum of parts valuation. अब conglomerate discount का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली एम्पेरिकली मार्केट में ये देखा गया है, एम्पेरिकली मार्केट में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं ना, दे एक्चुअली ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू द सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसके लिए ऑथर ने यहाँ पर 3 रीजन दिया है। उन तीनों रीजंस को देखते हैं। तो क्या रीजन है? सबसे पहले रीजन दिया हुआ है कैपिटल एलोकेशनल इनएफिशिएंसी। मतलब क्या हुआ कि देखो, जब आईटीसी को कैपिटल एलोकेट करना रहेगा तो वो अलग अलग डिविजन्स में कैपिटल एलोकेट करेगा। जैसे टोबैको डिवीजन को इतना कैपिटल एलोकेट किया, पेपर डिवीजन को इतना एलोकेट किया, होटल डिवीजन को इतना एलोकेट किया। तो बेसिकली क्या होता है ना कि परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, ठीक है, कि क्या होता है कि अगर सपोज एक डिवीजन आईटीसी का बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है तो उस गंदगी को छुपाने के लिए वो क्या करता है ना, उसमें और कैपिटल का इन्फ्यूजन कर देता है जिससे कि वो गंदगी छुप जाए। तो कैपिटल का एलोकेशनल इनएफिशिएंसी हो जाता है। आप ऑप्टिमम कैपिटल एलोकेशन नहीं कर पा रहे अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के हिसाब से, ठीक है ना। सो दैट इज वन रीजन व्हाई दे ट्रेड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। सेकंड रीजन के बारे में देखते हैं। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है आपका एंडोजीनियस और इंटरनल फैक्टर्स। पुअरली परफॉर्मिंग कंपनीज एक्सपैंड बाय एक्विजिशंस ऑफ अनरिलेटेड बिजनेसेस। तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि अगर आईटीसी बहुत सारे एक्विजिशंस कर रहा है अनरिलेटेड बिजनेसेस का, तो अनरिलेटेड बिजनेसेस का एक्विजिशंस अगर कर रहा है तो बेसिकली मार्केट को ये लग सकता है कि आईटीसी बस अपने आप को साइज में बड़ा करना चाह रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से कहीं पे भी आईटीसी के टुवर्ड्स बायस नहीं हो रहा है या फिर कुछ नहीं हो रहा हूँ, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आईटीसी बहुत ही बड़ा होना चाह रहा है। इट इज ओनली बिकमिंग ह्यूज इन साइज सो दैट द मैनेजमेंट कैन एक्चुअली अर्न a high payout, they can get a high salary, so they are making the firm that big, so they are doing some unnecessary acquisitions, ठीक है ना। तो अपने कोर सेक्टर से हटके अलग अलग एक्विजिशंस कर रहा है, तो बेसिकली मार्केट उसको ठीक से नहीं लेता है, मार्केट उसको फेवरेबली नहीं लेता है, ठीक है। तो अपने हेज फंड में लेवल 1 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में एक स्ट्रैटेजी भी पढ़े थे, जो स्ट्रैटेजी था कि व्हेनेवर यू हैव अ मर्जर एंड एक्विजिशन इवेंट, सो व्हाट डज द हेज फंड डू, इट गोज लॉन्ग ऑन द टारगेट एंड इट गोज शॉर्ट ऑन द एक्वायरर,
लॉन्ग द टारगेट शॉर्ट द एक्वायरर, ये स्ट्रैटेजी के बारे में भी अपने पढ़े हैं। उस स्ट्रैटेजी का कारण यही है कि मार्केट जो है वो एक एक्विजिशन को फेवरेबली नहीं लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो एक्विजिशन करने से, स्पेशली अगर वो अनरिलेटेड बिजनेसेस का हुआ, तो ये एक्विजिशन करने से बस फर्म को साइज में मैनेजमेंट बड़ा करना चाहता है, जिसके उसको हाई सैलरीज मिले, हाई पे आउट मिले, हाई पर्क्स मिले, ठीक है ना। और एक्चुअली फर्म के अंदर कुछ हो नहीं रहा है, वो एक्विजिशन से कुछ होने नहीं वाला है, कुछ सिनर्जी होने नहीं वाला है, ठीक है, ओके। और तीसरा है वैल्यूएशन एरर। तो वैल्यूएशन एरर का मतलब तो ऑथर अब अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट नाम का कुछ नहीं होता है, मैंने ही वैल्यूएशन में कुछ गलती कर दिया होगा। जो एनालिस्ट है उसने वैल्यूएशन में कुछ गलती कर लिया होगा, उसने पार्ट्स को ओवर वैल्यू कर दिया होगा, और फिर वो ऐसा एम्पेरिकली ऑब्जर्व करके बोल रहा होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 3 रीजंस था, और इससे हम लोग का LOSG भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप गाइस आपको LOSG भी समझ में आ गया होगा, सम ऑफ पार्ट्स एंड कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, ठीक है। अब LOSH में चलते हैं। LOSH क्या है, ऑलरेडी हो चुका। LOSH का अगर आप लैंग्वेज देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। LOSG आपने किया, LOSH देखिए, एक्सप्लेन ब्रॉड क्राइटेरिया फॉर चूजिंग एन अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर वैल्यूइंग अ गिवन कंपनी। ये तो अपने कर चुके हैं, यही तो अपने LOSF में किए कि LOSF में DDM कब यूज करना चाहिए, फ्री कैश फ्लो कब यूज करना चाहिए, रेसिडुअल इनकम कब यूज करना चाहिए, और क्या बोलते हैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कब यूज करना चाहिए, EV टू EBITDA कब यूज करना चाहिए, यही सब तो अपने पढ़ रहे थे। तो बेसिकली LOSH तो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन इट, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, अब अपने आइटम सेट्स में बढ़ते हैं। जो 3 आइटम सेट यहाँ पर दिया हुआ है उसके अंदर जाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर आइटम सेट्स है। तो फर्स्ट आइटम सेट है फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेट्स टू 9 to 16। तो ये देखिए मैं इस आइटम सेट को पढ़ के इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। गार्जियन कैपिटल इज अ रैपिडली ग्रोइंग US इन्वेस्टमेंट फर्म। The Guardian Capital research team is responsible for identifying undervalued and overvalued publicly traded equities that have a market capitalization greater than 500 million। तो 500 million का कोई स्क्रीनर लगा दिया होगा कि भाई इसी के ऊपर का जो मार्केट कैप का कंपनीज है उसी को अपने देखेंगे कि अंडरवैल्यूड है कि ओवरवैल्यूड है, ठीक है। फिर ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, Guardian Capital recently hired a new analyst, Jack Richardson, to support the research process. At the new analyst orientation meeting, the director of research made the following statements about equity valuation at Guardian. Statement 1. Analysts at Guardian Capital seek to identify mispricing, relying on price eventually converging to intrinsic value. ठीक है. However, convergence of the market price to an analyst estimate of intrinsic value may not happen within the portfolio manager's investment time horizon. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब अपने LOSA को कवर कर रहे थे. So besides evidence of mispricing, analysts should look for the presence of a particular market or a corporate event. देखिए, presence of a market or corporate event that is a catalyst that will cause the marketplace to re-evaluate the firm's prospects. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, पूरा LOSA का भाषा बोल रहा है कि एक तो जब कन्वर्जेंस होगा प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में, तो वो टाइम होराइजन के अंदर होना चाहिए, वरना ऑप्टिमल प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, लॉस भी हो सकता है हम लोग को, ठीक है. और दूसरा बोला है कि देयर शुड बी अ मार्केट और कॉर्पोरेट इवेंट. अरे भाई प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कन्वर्ज कैसे करेगा, तो मार्केट या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट होना तो पड़ेगा जिससे कि जो सब्जेक्ट फर्म है जिसको अपने एनालाइज कर रहे हैं उसका प्राइस या तो जंप करके ऊपर जाए या तो डाउन जाए, ठीक है, जिससे मार्केट अपने आप को रीइवैल्यूएट करे और उसको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा करे जहां पे हम चाहते थे, ठीक है, जहां उसका रियल पोजीशन है. तो यही तो अपने वो एग्जाम्पल 1 में भी पढ़े थे ना कॉर्नेल के बारे में, कि वो इंटेल का एग्जाम्पल अब अगर आप याद कर पा रहे हैं, जिसमें इंटेल के साथ क्या हुआ था कि इंटेल के साथ 61.5 उसका प्री अनाउंसमेंट प्राइस था, और जैसे ही मार्केट इवेंट हुआ वैसे ही रेवेन्यू जो है वो गिरा, और रेवेन्यू गिरने से वो उसका फिर से पोजीशन में आ गया, मतलब कि मार्केट ने उसको ओवर वैल्यू करके रखा था, ठीक है. ओके. An active investment manager, statement 2. An active investment manager attempts to capture positive alpha. Alpha का मतलब क्या होता है, expected return minus required return. But mispricing of assets is not directly observable. It is therefore important that you understand the possible sources of perceived mispricing. तो अपने आइटम सेट को कैसे करते हैं, अपने आइटम सेट को ऐसे करते हैं कि अपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर में नहीं जाते हैं, या फिर आइटम सेट के क्वेश्चंस पढ़ के इसमें नहीं जाते, पैराग्राफ में नहीं जाते, अपने पैराग्राफ पढ़ेंगे, साइमल्टेनियसली अपने क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे. तो देखिए ये यहाँ पर देखते कोई क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं. तो क्वेश्चन एक तो मिला है, क्वेश्चन नंबर 9. बेस्ड ऑन स्टेटमेंट 2 जो मैंने अभी पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ परसीव्ड मिसप्राइसिंग डू एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू. तो कौन सा सोर्सेज को एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर परसीव करता है, कौन सा सोर्स को. तो अपने 2 सोर्स पढ़े थे परसीव्ड मिसप्राइसिंग का, एक था एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्राइस, और दूसरा था
एनालिस्ट का इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कौन सा एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर देखना चाहेगा? फर्स्ट वाला ना, वो तो ये देखना चाहेगा डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने वैल्यूएशन एरर को कम करे और वो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ बढ़े। सो ही विल बी, उसका मतलब तो सिर्फ यही होगा ना कि प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू, जो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके बीच का डिफरेंस को वो कैप्चर कर पाए। ये मैंने गलती से हाईलाइट कर दिया, आई एम सॉरी। ओके, नाउ फिर आते हैं स्टेटमेंट 3 में। तो देखिए हम लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर डिस्ट्रेस सिक्योरिटी, फॉर इट्स डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज फंड। तो डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जो सिक्योरिटीज, जो ऐसे सिक्योरिटीज है या फिर ऐसे कंपनीज है जो बेसिकली डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं। मतलब क्या है कि उनमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, वो डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं, उनमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो वैसे सिक्योरिटीज को अपने डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। गार्जियन कैपिटल स्क्रीन्स इज इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कंपनीज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? जिन कंपनीज का डेट रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत ही कम हो चुका है, जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, जिन पे पाइल ऑफ डेट है, ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज होते हैं। जैसे अपने इंडिया में अभी जेट एयरवेज एक डिस्ट्रेस्ड कंपनी था, ठीक है, और इवेंचुअली वो बैंकरप्ट हो गया। और भी बहुत सारी कंपनीज है, DHFL को देख लीजिए, वाधवान ग्रुप ऑफ कंपनीज को देख लीजिए, सब डिस्ट्रेस्ड कंपनीज है, ठीक है। ओके, नाउ सो ये था उसके डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज फंड का। स्टेटमेंट 4 पढ़ते हैं। फॉर इट्स कोर इक्विटी फंड, तो इसका 2 टाइप ऑफ फंड है। इससे पता चलता है कि वो 2 फंड चला रहे हैं, एक है डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज फंड और एक है आपका कोर इक्विटी फंड, ठीक है, 2 फंड चला रहा है। गार्जियन कैपिटल सिलेक्ट्स फाइनेंशियली साउंड कंपनीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस विद इन अ मल्टी ईयर फोरकास्ट होराइजन, ठीक है। तो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है, इसमें स्टेबल कंपनीज है जो कि पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। 10 विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 3 and 4, which of the following measures of value would the distressed securities funds analyst consider that a core equity fund analyst might ignore? तो सिक्योरिटीज फंड, जो डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज फंड वाला एनालिस्ट है, वो कौन से वैल्यू को कंसिडर करेगा जिसको कोर इक्विटी फंड वाला इग्नोर करेगा? फेयर वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू की फेयर मार्केट वैल्यू? तो आंसर एकदम सिंपल है, आंसर शुड बी लिक्विडेशन वैल्यू, क्योंकि ये तो डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज फंड है ना, तो इसमें तो लिक्विडेट होने वाला है, ये सब कंपनीज बैंकरप्ट होने वाला है, तो इसमें कौन सा वैल्यू काम का है? लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। ओके, फिर 11 पढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट 4, विच मेजर ऑफ वैल्यू इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द एनालिस्ट ऑफ द फंड डिस्क्राइब? तो स्टेटमेंट 4 में कौन सा फंड था? कोर इक्विटी फंड था, तो उसके लिए कौन सा वैल्यू यूज करें? इन लिक्विडेशन वैल्यू क्यों यूज करें? फर्म लिक्विडेट थोड़ी ना होने वाला है, मैच्योर कंपनी है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्यों यूज करें? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काम आता है। और उसके बाद है गोइंग कंसर्न वैल्यू, ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इसी को तो अपने को यूज करना चाहिए, हर वैल्यूएशन मॉडल में इसी को तो यूज करते हैं, तो आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है? स्टेटमेंट 5, गार्जियन कैपिटल्स रिसर्च प्रोसेस requires analysts to evaluate the reasonableness of the expectations implied by the market price by comparing the market's implied expectations to his or her own expectations। तो इससे आप वो एग्जाम्पल 1 का चीज याद कर सकते हैं कि कॉर्नेल ने क्या किया था। कॉर्नेल ने एक्चुअली इंटेल का प्राइस लेकर उसको फीड किया अपने मॉडल में, उसको डिविडेंड पता था, ठीक है, उसको रिक्वायर्ड रिटर्न पता था, और उसने जी को मैन्युफैक्चर कर लिया, उसने ग्रोथ को रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाल दिया। तो जब अपने एप्लीकेशंस ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ रहे थे LOSD के अंदर, तो एक एप्लीकेशन था कि आप मार्केट का इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, मार्केट का इम्प्लाइड रिटर्न, आप सब चीज निकाल सकते हैं, आप मार्केट का चीज को फोरकास्ट कर सकते हैं और फिर अपने एस्टिमेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन था वैल्यूएशन का, तो पक्का उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा होगा। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5, एनालिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू यूज वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स एंड मॉडल्स टू वैल्यूएट प्राइवेट बिजनेसेस। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट 5 से सिंक नहीं कर रहा है। रेंडर फेयरनेस ओपिनियन, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट 5 से सिंक नहीं कर रहा है। एक्सट्रैक्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस, यही तो पॉइंट है जो स्टेटमेंट 5 से सिंक कर रहा है, ठीक है। तो यही आंसर होना चाहिए, 12C शुड बी द आंसर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो अभी देखिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग बैक एंड फोर्थ ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। हम लोग रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। आफ्टर द ओरिएंटेशन मीटिंग, द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च आस्क्ड रिचर्डसन टू इवैल्यूएट 3 कंपनीज दैट आर रिटेलर्स ऑफ मेंस क्लोथिंग, डायमंड कंपनी, रेनेसेंस क्लोथिंग एंड डिलक्स मेंस वेयर, ठीक है। तो 3 कंपनी को एनालाइज करना है मेंस रिटेलर्स ऑफ मेंस क्लोथिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, रिटेल क्लोथिंग इंडस्ट्री में। Richardson starts his analysis by evaluating the characteristics of the men's retail clothing industry. He finds few barriers to new retail entrants. अरे few barriers to retail entrants. New retail entrants is good or bad? It's actually bad, right? It is actually bad क्योंकि we want high barriers to entry. फिर high intra-industry rivalry, that is bad.
उससे प्राइस वॉर होगा. वी वांट लो इंटर इंडस्ट्री राइवलरी. फिर लो प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो बैड बिकॉज वी वांट हाई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन कॉस्ट. स्विचिंग कॉस्ट हाई होगा तभी तो अपने सस्टेन्ड प्रॉफिट कमा पाएंगे. ठीक है. और उसके बाद बोला है फॉर कस्टमर्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ होलसेल क्लोथिंग सप्लायर्स. तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोथिंग होलसेल सप्लायर्स, ये पॉइंट इज गुड बिकॉज अपने क्या पढ़े थे कि सप्लायर्स शुड बी लार्ज एंड दे शुड बी डिस्पर्स्ड. ठीक है. तो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछा होगा. देखिए, based on Richardson's industry analysis, which of the positive characteristics of men's retail clothing industry would positively affect its profitability? कौन सा positively affect करेगा? 13C, that is the number of suppliers. ठीक है. तो यही आंसर होना चाहिए. अब चलते हैं आगे 14 के अंदर. अब आगे पढ़ते हैं एक बार क्या बोला है. While conducting his analysis, Richardson discovers that Renaissance Clothing included 3 non-recurring items in their most recent earnings release: a positive litigation statement, a one-time tax credit, and the gain on sale of non-operating asset. तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि Renaissance Clothing जो था कुछ non-recurring items को अपने recurring items के साथ मिला दिया. तो उसने अपने इनकम स्टेटमेंट में वो नॉन रिकरिंग आइटम्स जिससे बहुत वैल्यू क्रिएट हुआ होगा उसके लिए, उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में हिट करवा दिया. ठीक है. तो उससे उसका रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर बढ़ गया होगा. ठीक है. अपवर्ड बायस्ड हो गया होगा. ठीक है. हाँ, क्योंकि ये तो सिर्फ वन टाइम है, ये तो सिर्फ वन टाइम है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिपोर्टेड अर्निंग्स ऑफ रेनेसेंस क्लोथिंग इज मोस्ट एक्यूरेट? रिलेटिव टू सस्टेनेबल अर्निंग्स. तो सस्टेनेबल का मतलब क्या है? जो रिकरिंग आइटम से होता है. द रिपोर्टेड अर्निंग्स आर लाइकली अपवर्ड बायस्ड. ठीक है ना, क्योंकि उसने रिपोर्टेड अर्निंग्स में नॉन रिकरिंग आइटम्स को इंक्लूड कर दिया. ओके. 14B होना चाहिए. फिर अब आगे पढ़ते हैं अपने. टू एस्टिमेट ईच फर्म्स इंट्रिंसिक वैल्यू, रिचर्डसन अप्लाइज अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स टू ईच फर्म्स एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लोस. तो ये एक फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज कर रहा है ओवर अ 10-year टाइम होराइजन एंड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द 10-year होराइजन. ठीक है. माइकल ली, a junior technology analyst at Guardian, asked the director of research for advice as to which valuation model to use for Vega, a fast-growing semiconductor company that is rapidly gaining market share. तो एक बार अपने क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन अगर उस पर कुछ पूछा है तो. 15. Which valuation model is Richardson applying in his analysis for the retailers? Relative value, absolute value की sum of parts? आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, that is absolute value. वो क्या कर रहा है? फ्री कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहा है, तो वो तो अपने एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में पड़े है ना. फिर अपने आगे पढ़ते हैं. ठीक है. तो माइकल ली के बारे में यहाँ तक तो अपने पढ़ लिए थे ना, यहाँ तक पढ़ लिए थे. द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च स्टेट्स दैट द वैल्यूएशन मॉडल सिलेक्टेड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी बीइंग वैल्यूड. ठीक है. ली टेल्स द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च दैट वेगा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल फॉर सेवरल मोर ईयर्स. According to the management guidance, when the company turns profitable, it will invest in new product development. As a result, it does not expect to initiate a dividend for an extended period of time. तो इससे साफ नजर आ रहा है कि हम लोग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज नहीं कर सकते. फिर Lee also notes that she expects that certain larger competitors will become interested in acquiring Vega because of its excellent growth prospects. The director of research advises Lee to consider that in a valuation. तो बेसिकली यहाँ पर acquisition के बारे में बात की है. तो बेसिकली कंट्रोल पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहे हैं तो कौन सा मॉडल अपने को यूज करना चाहिए? बहुत ही सिंपल आंसर है, वी शुड यूज फ्री कैश फ्लो मॉडल. ठीक है ना, हम लोग को फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज करना चाहिए. ठीक है. तो ये आंसर हो गया. इससे ये आइटम सेट खत्म होता है. अब अपने दूसरे आइटम सेट के अंदर चलते हैं. आइटम सेट दिया, देखिए ये आइटम सेट सिर्फ 4 क्वेश्चन का है. 17 से लेकर 20 सिर्फ 4 क्वेश्चन का आइटम सेट है. तो वही मैं आपको बोल रहा था, वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आइटम सेट दे सकता है इंस्टीट्यूट. 6 क्वेश्चन का भी दे सकता है, 1 क्वेश्चन का भी दे सकता है, 2 क्वेश्चन का भी दे सकता है. तो वी हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस. ब्रूनो सैंटोस इज एन इक्विटी एनालिस्ट विद द रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक. सैंटोस रिव्यूज द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स फॉर फीनिक्स एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द कंपनीज ही फॉलोज. He has developed a stock valuation model. उसने valuation model एक develop किया है for this firm based on the forecasted fundamentals. His revenue growth rate estimate is less than that implied by the market price. This is a very important point. देखिए, his revenue growth rate is less than that is implied by the market price. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट इसको इज्जत दे रहा है, इसके प्राइस के टर्म्स में जो मार्केट इसको इज्जत दे रहा है उससे कम इज्जत मैं इसको देना चाह रहा हूँ. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखा है. ठीक है ना. इस पे ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, देखिए 17 नंबर. बेस्ड ऑन सैंटोस's रेवेन्यू ग्रोथ रेट एस्टिमेट द शेयर्स ऑफ फीनिक्स आर मोस्ट लाइकली क्या? ओवर वैल्यूड, राइट. क्योंकि मेरे हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ शुड हैव बीन लो बट मार्केट के हिसाब से इट इज हाई. सो मार्केट हैज ओवर वैल्यूड इट एंड आई एक्सपेक्ट दैट अ कॉर्पोरेट इवेंट और अ मार्केट इवेंट विल सून हैपन दैट विल इंड्यूस द मार्केट टू एक्चुअली रिड्यूस द प्राइस ऑफ द स्टॉक. ठीक है ना. सेलिंग का प्रेशर आएगा और उसी के वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा. तो सी शुड बी द आंसर. ठीक है. फिर आगे पढ़ते हैं.
Phoenix's financial statements over the past 5 years show strong performance with above average growth. Santos has decided to use a lower forecasted growth rate in his models, reflecting the effect of regression to the mean over time. ठीक है, तो regression to the mean का मतलब क्या हुआ? Mean reversion property. ठीक है, he notes the two reasons for his lower growth forecast. तो वो जो G है ना, G growth rate, उसको वो lower लिया है. तो देखिए उसका दो रीजन दिया है वो. रीजन वन, सक्सेसफुल कंपनीज टेंड टू ड्रॉ मोर कंपटीशन पुटिंग दिस हायर प्रॉफिट्स अंडर प्रेशर. तो एकदम सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि अपने तो जानते हैं कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू आर. B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो. R का मतलब क्या होता है? ROE. तो आपको ये देखना है कि इन दोनों रीजन में क्या कंपनी का ROE कम होने वाला है, रिटर्न ऑन इक्विटी. तो पहले रीजन से तो हाँ कम होने वाला है. सेकंड रीजन देखते हैं, फिनिक्सेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स विल बी वीकनिंग ओवर टाइम. तो इससे भी तो उसका ग्रोथ रेट कम होगा ना, क्योंकि उसका ROE कम होने वाला है इन द फ्यूचर ईयर्स. ठीक है, तो दोनों ही रीजन करेक्ट है. तो क्या पूछा है? विच ऑफ द रीजंस गिवन बाय सैंटोस will most likely justifies a reduction in the Phoenix's forecasted growth rate. तो both reason 1 and reason 2 आंसर होना चाहिए. ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. Santos meets with Walter Hartman, a newly hired associate in his department. In their conversation, Hartman states, security analysis forecast company performance using both top down. Top down का मतलब क्या होता है? Top down का मतलब होता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी. बॉटम अप का मतलब क्या होता है? कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी. ठीक है, तो ये दोनों एनालिसिस के ऊपर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम करते हैं. आई थिंक ऑफ 3 एग्जांपल्स. देखो, अ रेस्टोरेंट चेन फोरकास्ट सेल्स टू बी मार्केट शेयर टाइम्स फोरकास्ट इंडस्ट्री सेल्स. तो बेसिकली जब अपने इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपने पढ़ेंगे कि कैसे सेल्स को फोरकास्ट किया जाता है, कैसे सेल्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को फोरकास्ट किया जाता है, हर इनकम स्टेटमेंट के हर लाइन आइटम को कैसे फोरकास्ट किया जाता है, वो अपने पढ़ेंगे. तो रेवेन्यू फोरकास्टिंग में एक चीज क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्री का सेल्स ले लिया और उस पर अपना मार्केट शेयर का परसेंटेज लगा दिया, तो उससे अपने किस पे डिराइव कर जाएंगे? कंपनी का सेल्स पे. फिर एन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी फोरकास्ट दैट इट सेल्स विल ग्रो प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन जीडीपी. तो बेसिकली उसके लिए तो सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट कैन बी द इंक्रीज इन जीडीपी. तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज सपोज 6%. तो मेरा अभी का जो सेल्स है उस पर 6% लगा दिया कि जीडीपी ग्रोथ रेट के प्रोपोर्शनल मेरा भी सेल्स इंक्रीज हो जाएगा. फिर अ रिटेल फर्नीचर कंपनी फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर सेल्स बाय अज्यूमिंग दैट द सेल्स इन इट्स न्यूली बिल्ट स्टोर will have similar sales per square meter to that of its existing store. तो ये क्या कर रहा है? ये तो कंपनी लेवल पे ही है ना. वो ये फोरकास्ट कर रहा है कि उसका नेक्स्ट ईयर का जो सेल्स है वो उसके न्यूली बिल्ट स्टोर से जो सेल्स पर स्क्वायर मीटर है उसी के हिसाब से होगा. तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं. Which of Hartman's examples of company performance forecasting best describes an example of bottom up forecasting? तो आंसर शुड बी सी, राइट. आंसर शुड बी सी. वाई? क्योंकि ए में अगर आप देखें तो वो इंडस्ट्री सेल्स के ऊपर लगाया है, तो जरूर वो नीचे से ही, वो ऊपर से ही नीचे आ रहा है, टॉप डाउन फॉलो कर रहा है. बी, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी क्या किया था? जीडीपी के ऊपर लगाया था, तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है. लेकिन ये जो है वो तो नीचे ही रह गया ना, वो तो कंपनी लेवल पे ही फोरकास्ट किया है, ऊपर गया ही नहीं वो, तो वो बॉटम अप फॉलो कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ते हैं. Hartman is reviewing some possible trades for 3 stocks in the healthcare industry based on a pair trading strategy. तो pair trading strategy का मतलब क्या होता है कि एक पे लॉन्ग जाना, दूसरे पे शॉर्ट जाना, एक बाई दूसरा सेल, उसको अपने बोलते हैं pair trading strategy. तो बेसिकली ये आर्बिट्राज, अगर कोई आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी है मुफ्त का प्रॉफिट कमाने का, उसमें बहुत ज्यादा काम आता है. ठीक है, Hartman evaluations are as follows. HG Health is 15% overvalued. Corgent Cell Sciences is 10% overvalued. Johnson Labs is 15% undervalued. तो इसके हिसाब से पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? या तो आप जॉनसन लैब पे लॉन्ग जाइए और एचजी हेल्थ पे शॉर्ट जाइए, या तो आप जॉनसन लैब पे लॉन्ग जाइए और कॉर्गेंट सेल साइंसेस पे शॉर्ट जाइए. इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, और कोई स्ट्रैटेजी तो हो नहीं सकता. तो देखते हैं क्या है. बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हार्टमैन रिकमेंड? शॉर्ट एचजी हेल्थ एंड कॉर्गेंट सेल साइंसेस. तो शॉर्ट ने लॉन्ग के बारे में बात नहीं किया. बाई जॉनसन लैब्स एंड कॉर्गेंट सेल साइंसेस, तो दोनों के बारे में बाई बोला है. इट कैन नॉट बी अ पेयर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. And by Johnson Labs and short cell sciences, this is the correct answer because this reflects a strategy that is pair trading strategy. तो ये buy है और ये sell है. ठीक है, तो देखिए ये pair trading strategy हो गया. तो इससे अपनों का सेकंड आइटम सेट खत्म. ठीक है, अब थर्ड आइटम सेट में आते हैं. ये लास्ट आइटम सेट है इस चैप्टर का, इससे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देखिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू क्वेश्चंस 21 to 24. डॉर्मियर, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बेसिकली जो फर्स्ट नेम है ना उसको पढ़ते नहीं है, एक चुटकी सा टाइम बचा लेते हैं. इज अ सेल साइड एनालिस्ट. तो सेल साइड एनालिस्ट पे ऊपर देखिए एक बार, मैं बस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ. सेल साइड एनालिस्ट का मतलब क्या होता है? एक होता है बाई साइड एनालिस्ट, एक होता है सेल साइड एनालिस्ट. सेल साइड एनालिस्ट का मतलब होता है जो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट्स बना के बेचता है.
तो वो किसी ना किसी ब्रोकरेज फर्म के लिए काम करता होगा जो अपने क्लाइंट को इंड्यूस करना चाहता है ये स्टॉक खरीदने के लिए, तो वो बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट बनाकर बेचता है। ही इज अ सेल साइड एनालिस्ट, ठीक है ना। फॉर अ वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज फर्म कवरिंग पब्लिकली एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज विद लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो पब्लिक कंपनीज को कवर कर रहा है। डॉर्मियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ईदर बाई होल्ड और सेल रेटिंग, तो बाई होल्ड या फिर सेल रेटिंग देना पड़ेगा उसको on the shares of company A and company B. The appropriate valuation model for each company was chosen based on the following characteristics for each company. तो कंपनी ए के बारे में क्या बोला है? कंपनी ए इज एन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज फर्म, ठीक है, सर्विसेज फर्म है विथ नो डेट, तो डेट भी नहीं है, एंड हैज अ फिक्स्ड एसेट्स कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ कंप्यूटर सर्विस एंड कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर. मेनी ऑफ द एसेट्स आर इंटेंजिबल, कैच है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल. The company has a history of occasionally paying a special cash dividend, और स्पेशल कैश डिविडेंड के बारे में बोला है, तो ये सब कैच है यहाँ पर. तो सबसे पहले तो एक सर्विसेज फर्म है, तो मैं मानता हूँ कि आप जानते होंगे कि एक सर्विसेज फर्म इतना सारा एसेट हैवी नहीं होगा, ठीक है, और प्लस इसमें बोला है कि मेनी ऑफ द एसेट्स आर इंटेंजिबल, तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच तो यूज कर ही नहीं सकते ना अपने यहाँ पे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू निकाले कैसे, ठीक है, अगर आपका गुडविल भर्ती पड़ा है तो उसका वैल्यू अपने निकाले कैसे, रेडिली अवेलेबल नहीं होगा, राइट, ओके, तो उसमें अपनी एबीवी अप्रोच यूज नहीं कर सकते. और बोला है कि पेइंग अ स्पेशल कैश डिविडेंड. अब स्पेशल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? स्पेशल डिविडेंड का मतलब होता है कि ओकेजनली, कभी कभी कंपनी क्या करता है, एक स्पेशल डिविडेंड पे कर देता है, ठीक है, कंपनी कभी कभी एक स्पेशल डिविडेंड पे करता है, रेगुलरली डिविडेंड्स पे नहीं करता. तो यहाँ पर मेरे को तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी उतना सूटेबल नहीं लग रहा है. अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या पूछा है. 21. Based on company A's characteristics, which of the following absolute valuation models is most appropriate for valuing that company? Asset based, डिविडेंड डिस्काउंट की फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो मॉडल, क्योंकि डीडीएम तो लग नहीं सकता है, रेगुलर डिविडेंड्स नहीं है, पैटर्निस्टिक रिकॉर्ड नहीं है, एसेट बेस्ड लग नहीं सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स है और सर्विसेज फर्म है, तो सी लगेगा, ठीक है, 21 का. आगे बढ़ते हैं. देखिए, कंपनी बी ऑपरेट्स इन 3 अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहला कैच है अनरिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्रीज विद डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ. टोबैको 60% अर्निंग्स का आता है, शिप बिल्डिंग से 30% आता है और एरोस्पेस कंसल्टिंग से 10% आता है. द कंपनी पेज अ रेगुलर डिविडेंड दैट इज सोनली डिराइव्ड फ्रॉम द अर्निंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द टोबैको डिवीजन. रेगुलर डिविडेंड दे रहा है लेकिन टोबैको डिवीजन वाले अर्निंग से ही दे रहा है, ठीक है, ऑन द होल नहीं दे रहा है. तो यहाँ पर कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट होगा? देखते हैं इस पे क्या ऑप्शंस दिया है. एक बोला है एसेट बेस्ड, नहीं होगा, सम ऑफ पार्ट्स होगा. इसका आंसर सम ऑफ पार्ट्स होगा, क्योंकि कंपनी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, एंड ऑल द 3 पार्ट्स हैव डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैंने आपको बोला था ना कि उसी केस पे अपने सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन यूज करते हैं, ठीक है ना. तो ये हो गया सम ऑफ पार्ट्स. तो 22 का आंसर हो गया सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन, ठीक है, बी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. डॉर्मियर कंसिडर्स द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन मेकिंग एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू द मॉडल्स बिफोर असाइनिंग रेटिंग्स. तो वो एडजस्टमेंट्स करना चाहता है. कंपनी बी हैज फाइनलाइज्ड द टर्म्स टू एक्वायर 70% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, एन एक्टिवली ट्रेडेड टोबैको कंपनी इन एन ऑल स्टॉक डील. तो यहाँ पर ऑल स्टॉक डील में एक्विजिशन किया है कंपनी एक्स का, ठीक है. तो यहाँ पर ऑल स्टॉक डील क्या होता है, कैश डील क्या होता है, कैसे एक्विजिशन किया जाता है, कैसे कंपनी को वैल्यू किया जाता है, ठीक है ना. एक्विजिशन के बाद क्या होता है, तो हम लोग का कॉर्पोरेट फाइनेंस टॉपिक में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस नाम का एक चैप्टर है. जब अपने उस चैप्टर को करेंगे तो वो चैप्टर में अपने ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. तो अभी आप लोग को इतना चीजें देखने की जरूरत नहीं है. एक बार अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है. क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट टू कंसिडर इन अ कंपनी बीज वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एक्स. तो कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा? ब्लॉकेज फैक्टर, देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्लॉकेज फैक्टर, ठीक है ना. दूसरा बोला है कंट्रोल प्रीमियम. देखिए, कंट्रोल प्रीमियम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्रीमियम का मतलब होता है कि सपोज कंपनी ए कंपनी बी को अक्वायर करना चाहता है, तो कंपनी बी के लिए वो बहुत हाई प्राइस दे रहा है, ठीक है, बहुत हाई प्राइस दे रहा है. तो वो कंपनी बी के लिए इतना हाई प्राइस क्यों दे रहा है? जितना उसका वैल्यू ही नहीं है उसके ऊपर प्रीमियम क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कंपनी बी को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है ना, बिकॉज इट वांट्स द कंट्रोलिंग स्टेक इन कंपनी बी. बिकॉज हो सकता है कि कंपनी बी से उसको बहुत ज्यादा सिनर्जीज रियलाइज होगा, कोई कंपनी बी उसको कोई सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो उस कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहता है, इसीलिए वो ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार है. तो वो कंट्रोल प्रीमियम के लिए हम लोग को एडजस्ट करना जरूरी होता है जब हम लोग कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का डील देखते हैं, तो ठीक है. और फिर बोला है लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी डिस्काउंट. ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली लिक्विडिटी कंपोनेंट से रिलेटेड है. तो आंसर यहाँ पर कंट्रोल प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है, ओके. अब लास्ट पढ़ते हैं, एक तो और बाकी है
Dormier assigns ratings to each of the companies and provides a rationale for each rating. The director of research asked Dormier, how did you arrive at these recommendations? Describe how you use the top down approach which is the policy at your company. तो उसका पॉलिसी क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है उसके कंपनी का पॉलिसी रिसर्च का. Now Dormier replies, I arrived at my recommendations through my due diligence process. I have studied all the public disclosure documents. तो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया है. I have participated in the company con calls. ठीक है ना, तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, ये भी ठीक है. चलिए, being careful with my questions in such a public forum and I have studied the dynamics of the underlying industries. तो यहाँ पर किस चीज़ का अलूफनेस दिखाई दे रहा है आपको? आपको शायद इकोनॉमी का अलूफनेस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर उसने इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किया है. The valuation models are robust and use an extensive set of company-specific qualitative and quantitative inputs. ठीक है. Now question देखते हैं. Based on Dormier's response to the director of research, Dormier's process could have been more consistent with the firm's policy by incorporating additional micro-level inputs. अरे micro-level inputs तो बहुत ज़्यादा दिया ही है. फिर evaluating the impact of general economic conditions on each company. यही आंसर होगा, क्योंकि उसने इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन कंपनी एंड इंडस्ट्री लेवल के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर लिया. ठीक है. और सी बोला है आस्किंग मोर प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द पब्लिकली अवेलेबल कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स. ये कोई फालतू का दिया हुआ है. ठीक है. तो 24B शुड बी द आंसर. ये आंसर होना चाहिए. तो गाइज ये हम लोग का सारा आइटम सेट्स था. आप नीचे सोल्यूशंस को देख सकते हैं, इसी के साथ मैच करेगा. तो हम लोग ने, तो गाइज मैं एक चीज़ आपके साथ बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर में ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करवाए हैं. मैंने इस चैप्टर में ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्यों नहीं करवाया, उसका रीज़न ये है कि इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल्स है दैट आर वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है और उसको करने से आप ना क्वेश्चंस राइट नहीं कर पाएंगे. वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है जो मैंने आपको नोट्स से और समझाने से दे दिया है. तो अगर आप कोई भी इस वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद आइटम सेट को सीधा सॉल्व करने जाते हैं, उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका मेन मकसद होना चाहिए आइटम सेट्स को करेक्ट करना, ना कि डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जांपल्स को सॉल्व करना. इसीलिए मैंने इस चैप्टर में ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करवाया और सीधे आइटम सेट में आकर आइटम सेट्स का सारा क्वेश्चंस मैंने करवा दिया. सो देयर वर 24 क्वेश्चंस, वी हैव सॉल्व्ड ऑल 24 क्वेश्चंस. सो आई होप गाइज अभी कोई डाउट नहीं रहेगा. इसके साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी दोस्त जो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पा रहा है तो उसको बोलिएगा ज़रूर से ये वीडियो देखेगा और उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू वेरी वेरी मच.